उलझनों से डरे नहीं, कोशिश करे बेहिसाब, इसी का नाम है ज़िंदगी, चलते रहिए जनाब। सबसे पहले सभी दर्शकों का द सिरमौरी टॉक शो में स्वागत है, अभिनंदन है। जहां हम सिरमौर की बड़ी-बड़ी हस्ती आपके समक्ष लेकर आते हैं, ये हमारा नया चैनल है। आप सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप इसे अपना भरपूर प्यार दें और आज हम ऐसे व्यक्तित्व को आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं, आपके समक्ष ला रहे हैं, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। नाम है पुष्पा राणा, जो कि कबड्डी की दुनिया में बाधाओं को तोड़कर आगे निकली है ये बेटी और एक अभूतपूर्व खिलाड़ी है और खेल में महिलाओं की वकालत करती है और कबड्डी की दुनिया में धूम मचा रही है और मैच पर एक पावर हाउस और कई लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच सर। आइए अब शुरू से शुरुआत, पूरी बात पुष्पा राणा के साथ। सबसे पहले तो आगे बढ़ते हैं। कबड्डी एक ऐसा खेल है जिसमें अविश्वसनीय ताकत, रणनीति, टीम वर्क होती है। सबसे पहले किस चीज ने कबड्डी की ओर आपको आकर्षित किया? हम चाहेंगे और हमारे दर्शक भी चाहेंगे कि ये जो जर्नी आपकी रही, शुरू से शुरुआत पुष्पा राणा के साथ, खास बात आप बात भी मुलाकात भी शुरू से अपनी थोड़ी सी जर्नी हमारे दर्शकों तक साझा करें, क्योंकि आप ऑलरेडी सुपरस्टार है। आपका नाम हिमाचल ही नहीं पूरे भारतवर्ष में चलता है। आपने वो काम कर दिखाया है जो एक अभूतपूर्व काम आपने किया है कबड्डी के क्षेत्र में। ये बेटी आगे बढ़ रही है। स्वागत, अभिनंदन। सबसे पहले तो मैं आपके सभी जितने भी आपके फॉलोअर्स हैं और जितने लोग भी हमें देख पा रहे हैं उन सबका धन्यवाद करूँगी। और मैं ये बताना चाहूँगी कि मेरी जर्नी में मैं स्टार्टिंग से लेकर 5th क्लास से खेलना मैंने स्टार्ट करा है। और पहले मेरे पापा ही मेरे लिए सब कुछ थे, क्योंकि उन्होंने ही मुझे खेलना सिखाया है। उसके बाद मैंने सरस्वती स्कूल में, प्राइवेट स्कूल जो है यहाँ पे शिलाई में, वहाँ पे खेलना स्टार्ट करा था 6th-7th में, क्योंकि बीच में मैंने छोड़ दिया था खेलने के लिए। और उस टाइम इतना ज़्यादा नॉलेज भी नहीं था खेलने के लिए कि भी कंटिन्यू रहोगे तो फिर आप और अच्छा करोगे। उस टाइम पढ़ाई के लिए ज़्यादा वैल्यू दी जाती थी, तो इस करके भाई प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हो तो आप पढ़ने के लिए ज़्यादा मेन फोकस उस पे था। फिर उसके बाद मैंने वहाँ से भी, प्राइवेट स्कूल से भी नेशनल खेला। और फिर मुझे हीरा सिंह सर पीटीआई, जो स्वर्गीय हीरा सिंह पीटीआई सर थे, तो उन्होंने देखा और उन्होंने पापा को बोला कि आप उसको सरकारी स्कूल में डालो और वहाँ से आप जो सरकारी नेशनल अंडर 19 नेशनल है उसके लिए आपका सिलेक्शन होगा, या आप अंडर 17 में खेल सकते हो। तो उसके बाद ये सारी चीज़ें नॉलेज में हमारे आई। और उसके बाद मैंने यहाँ से सब जूनियर नेशनल, जो कि ग्यार सिंह सर के द्वारा मतलब मुझे प्रैक्टिस करवाई गई थी उस टाइम मैंने अंडर 16 नेशनल 2013 में खेल लिया था। तो उसके बेस पे मेरा सिलेक्शन जो है वो हॉस्टल के लिए हो गया था। जी, तो ये तो आपका रुचि थी, टीचर का भी डायरेक्शन रहा। आपके साथ जितने भी क्लासमेट्स थे, क्या उनका भी कोई गाइडेंस रहा है? आपके जो फैमिली बैकग्राउंड्स में किस तरह का एक टर्निंग पॉइंट, दर्शक जानना चाहेंगे कि वो कौन-सा टर्निंग पॉइंट था जिससे आप इस कबड्डी खेल की ओर आकर्षित हुई? सबसे पहले जब तो मैंने स्टार्ट करा था खेलने के लिए, तब तो इतना ज्यादा ऐसा नॉलेज भी नहीं था कि इतना आगे जाएंगे, जी। और ना ज्यादा इतना इंटरेस्ट था। बस खेलते थे सभी खेलने के लिए, मतलब देखे बच्चे खेलते हुए तो ऐसा लगता था कि चलो खेल लेते हैं। बट मैं जब हॉस्टल से फर्स्ट टाइम घर आई और मैं नेशनल खेल चुकी थी, उस टाइम नेशनल में मेरा मेडल हो गया था, मतलब एक बार। और मैंने अपने पेरेंट्स के मतलब आंखों में वो खुशी देखी तो मुझे सच में बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और मुझे मेरे दिमाग में सिर्फ यही बात आई कि अभी नेशनल लेवल पे मेरे पेरेंट्स इतने ज़्यादा खुश है, तो अगर मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करूँगी तो उनके आँखों में कितनी अच्छी खुशी होगी, या वो कितने खुश होंगे। तो बस मेरे दिमाग में वही चीज़ थी और शायद वही मेरा मोटिव भी था कि उनको खुश देखना। दर्शकों को बताना चाहिए, ये कोई साधारण गेस्ट नहीं है, असाधारण गेस्ट है। गोल्ड मेडल 17, सिल्वर मेडल 6 और ब्रॉन्ज मेडल 3। अभी भी इनकी फॉर्म बरकरार है, अभी बहुत खेलना बाकी है कबड्डी के क्षेत्र में। इनके पास अभी इनका जज्बा बरकरार है और हम भी चाहेंगे कि ये आगे खेलती रहे। थोड़ा सा आपकी जो फैमिली बैकग्राउंड या गांव, कौन से गांव से आप बिलोंग करते हैं, दर्शकों तक, क्योंकि बहुत सारे दर्शक इस वीडियो को देखेंगे जो सिरमौर से बाहर, आप गिरी पार क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, गिरी पार की बेटी है और कहाँ ये गांव स्थित है, थोड़ा सा उसके बारे में, फैमिली बैकग्राउंड और थोड़ा गांव के बारे में जानकारी जो साझा करें। मेरा गांव है, मेरे गांव का नाम मिल्ला टेक है। और मैं शिलाई, वैसे मैं शिलाई में रहती हूँ, बट मैं जो बचपन जो मेरा गया है, मतलब फिफ्थ तक मैं अपने गांव में पढ़ी हूँ और मेरे गांव का नाम मिल्ला है। तो ये मिल्ला गांव है, शिलाई क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश और कंट्री इंडिया।
वहाँ से बिलोंग करती है। स्कूलिंग आपकी शिलाई स्कूल, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल शिलाई हाँ में जी, भी जो आप पढ़े मेरा हैं? 5th तक का है वो मिल्ला स्कूल में गया है, और जो मेरा 10th तक का है वो मेरा गवर्नमेंट स्कूल में गया है, और बीच में 8th वाला जो पीरियड था वो सरस्वती स्कूल से गया है, और जो +1 2 है वो मेरा परे कॉलेज में, मतलब परे वाले जो धर्मशाला में जहाँ मैं हॉस्टल में रहती हूँ वहाँ पे हुआ है, और कॉलेज भी मेरा धर्मशाला कॉलेज से हुआ है। जी, हॉस्टल की बात आपने करी, कब आपका एक मैं ज़िक्र कर रहा था, राणा जी के साथ भी हमारा पॉडकास्ट हुआ था, उसमें भी ज़िक्र हो रहा था। ऑफ़िशियली रूप में आपने पहला मैच कब खेला और हॉस्टल के लिए आपका सिलेक्शन कब हुआ? हाँ जी, 2014 में मैं हॉस्टल में हो गई थी भर्ती, और उसके बाद 2014 में ही मैंने स्कूली स्टेट खेला था, जो हॉस्टल से मेरा फर्स्ट टूर्नामेंट था, और वो उसका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि हम 3 महीने हुए थे हमें हमें वहाँ पे जाके, और हमारी टीम इतनी अच्छी नहीं थी, बट फिर उसके बाद भी हमने स्टेट को विन किया, तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा मोमेंट था। ये बहुत अच्छी बात आपने कही। ये जो आपकी दृढ़ता प्रेरणादायक है। जिस तरह से हम देखते हैं, बहुत सारे मैचेज़ हमने देखे हैं। कॉन्फिडेंस ग्राउंड में, मैट पे कहाँ से आता है आपके अंदर इतना? क्योंकि सुबह-शाम इतनी प्रैक्टिस करी होती है हमने, क्या बोलते हैं, ढाई 3 घंटे हम सुबह प्रैक्टिस करते हैं, ढाई 3 घंटे हम शाम को करते हैं, और हमारे कोचेज़ भी हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं हर एक चीज़ को लेकर। तो ऑब्वियस है कि कॉन्फिडेंस तो आएगा ही, जब हमने प्रैक्टिस अच्छी करी है, तो हमें यही रहेगा कि हम जब अच्छा किया है, तो आगे भी अच्छा करेंगे। खेल और जीवन दोनों में बड़े होते हैं प्रारंभिक जो प्रभाव रहते हैं। आप अपना आदर्श किसे मानते हैं और उन्होंने आपको कैसे प्रेरित किया? देखो, सीखने के लिए तो बहुत सारे लोग रहे हैं हमारे हॉस्टल में, हमारे कोचेज़ रहे हैं। सबसे पहले तो घर से ही शुरुआत करूँगी। मेरे पेरेंट्स मुझे हमेशा बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, चाहे फाइनेंशियली है, चाहे मेंटली। जब टायर्ड रहते हैं तो ऑब्वियस है, मेरे मम्मी-पापा हमेशा मेरे से बातचीत करते रहते हैं। फिर मेरे कोचेज़ हैं, हमें मोटिवेट करते हैं। बाकी हमारे सीनियर्स भी बहुत अच्छे थे। जो कविता ठाकुर है, वो ऑलरेडी इंटरनेशनल प्लेयर थी, जो कि मेरे हॉस्टल में थी। प्रियंका नेगी है, वो भी यहीं से, उनसे भी बातचीत होती रहती थी, और रितु नेगी है, उनके साथ तो मैं अभी खेल के भी आई हूँ, लेटेस्ट जो टूर्नामेंट था हमारा। और अजय ठाकुर भैया है, जो जिनका नाम इतना ऑलरेडी इतना है, और उन्होंने भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया है हर टाइम हमारा। हम आपकी कोचिंग व्यवस्था, जो प्रशिक्षण व्यवस्था होती है, उसके बारे में जानना चाहेंगे कि प्रशिक्षण कार्यक्रम कैसा हो सकता है आपका? कैसा होता है डेली जो आपका कोचिंग शेड्यूल चलता है? कबड्डी खिलाड़ी के जीवन में एक दिन कैसा होता है? कबड्डी खिलाड़ी की लाइफ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहती है, वैसे तो हर स्पोर्ट्स पर्सन की रहेगी, क्योंकि सुबह-सुबह आपको 5 बजे उठ के ग्राउंड के लिए जाना पड़ता है, और आप प्रैक्टिस करते हो पूरा टाइम, ढाई 3 घंटे एटलीस्ट पूरा टाइम प्रैक्टिस करोगे। उसके बाद आके आपको कॉलेज में पढ़ रहे हो तो कॉलेज जाओगे, स्कूल वाले होगे तो स्कूल जाओगे, फिर आओगे, फिर शाम को फिर से आपको ग्राउंड जाना पड़ता है। 4 बजे का जो हमारा टाइमिंग रहता है, 4 बजे से लेकर साढ़े 7 8 बजे तक हम फिर से शाम को प्रैक्टिस करते हैं। उसके बाद हम आते हैं, डिनर करते हैं और रेस्ट करते हैं, फिर अगले दिन फिर से वही स्टार्ट हो जाता है। हमने अमूमन मैच में देखा है, आपके साथ कॉम्पिटिशन राजपुरा वाले देते हैं। धर्मशाला के साथ राजपुरा हमेशा भिड़ती है और जब आप टीम का हिस्सा होते हैं, तो राजपुरा हार जाती है। हम मंधाला में हमने एक टूर्नामेंट किया था, वहाँ आप अनुपस्थित थे, तो कहीं न कहीं राजपुरा हावी पड़ी थी। तो क्या ये पुष्पा राणा का टीम होना अति आवश्यक है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उस टाइम हमारे जो सीनियर बच्चे हैं, तो वो कम ही गए थे, जैसे हम लोग हैं, और ज्योति ठाकुर है, भावना ठाकुर है, तो वो कोई भी नहीं था टीम में, तो जूनियर बच्चे थे। और अच्छी बात है, अगर राजपुरा भी अच्छा कर रहा है, ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये हिमाचल के लिए जितना कॉम्पिटिशन हम आपस में करेंगे, उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गनेस जो है वो हिमाचल टीम में दिखेगी। तो ये ऐसा कुछ नहीं है कि बाकी बच्चे भी अच्छा कर रहे हैं, तो मेरा इतना ज़्यादा श्रेय नहीं जाता। एज़ अ सीनियर प्लेयर का थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है, बट इतना ज़्यादा नहीं। सीनियर प्लेयर अगर टीम में हो तो कॉन्फिडेंस निश्चित तौर पर उच्च पायदान पर हाँ होता जी, है, जी। ये अच्छी बात जी, रहती है। क्या आपका कहने का मतलब है कबड्डी एक टीम वर्क है, हाँ जी, ये इंडिविजुअल गेम नहीं है, इसमें सबकी सहभागिता सुनिश्चित की हाँ जाती जी, है। जी। जी, सोशल मीडिया का प्रभाव आप कैसे देखते हैं? अब जिस तरह से प्रो चल रहा है, पीकेएल सीज़न 11 चल रहा है, कहीं न कहीं आप समझते हैं एज़ कम्पेयर टू बॉयज़, गर्ल्स के लिए प्लेटफ़ॉर्म कम है। हाँ जी, जैसे आप देख ही पा रहे हो, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे भी अभी कॉम्पिटिशन कम हो चुके हैं, और हमारे लिए कोई ऐसी लीग भी नहीं है कि भई जिसमें लड़कियाँ हाइलाइट हो। हमें सिर्फ़ पूरे साल में 1 टूर्नामेंट मिलता है, जो सीनियर नेशनल है, बाकी हम सिर्फ़ लोकल मैचेज़ जो है वो खेलते हैं। तो मतलब इस तरीके से देखा जाए तो लड़कियाँ बहुत पीछे हैं, क्योंकि हम हमारा खुद का भी यही मानना है कि जब तक कबड्डी लीग नहीं चलेगी लड़कियों के लिए, तो उनको भी उतने ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेंगे। आप कबड्डी का भविष्य है, इसे कैसे विकसित किया जाए? इसके बारे में क्या सोच सकते हैं? आगे आने वाले समय में कोई सजेशन हो आपका तो ज़रूर।
इसमें कोई ऐसी हाँ बुरी बात नहीं है? जी, जैसे इंटरनेशनल लेवल पे टूर्नामेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा करवाए जाए, है ना? ओके, ताकि एक्सपीरियंस रहे, और क्योंकि आप देख ही पा रहे होगे अभी लास्ट टाइम जो एशियन गेम हुआ था जी, उसमें भी जब चाइना के साथ मैच लगा तो सिर्फ हम 1 पॉइंट से जीते हैं। बिल्कुल, तो अदर कंट्री है वो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन दे रही है हमारे को, जबकि हमारी गेम है। तो फिर हमारे लिए भी एक्सपोज़र के लिए मतलब बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए, जैसे हम इंटरनेशनल टूर्नामेंट में जाएँ या इंटरनेशनल कोई ऐसा कैंप वगैरह जॉइन करें जिसमें हम मतलब उनको बराबर फाइट दे सकें। हमारा ओपिनियन तो यही है। बाकी लीग वगैरह होगी तो उसमें भी नए-नए बच्चे निकलेंगे, नया कॉम्पिटिशन निकलेगा, नए बच्चे जितने ज़्यादा होंगे वो मतलब ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट, पॉज़िटिव रिज़ल्ट आएगा कबड्डी के लिए। पसंदीदा क्षण, क्या आप किसी विशेष चुनौतीपूर्ण मैच की कहानी हमारे साथ साझा कर सकते हैं जो हमारे दर्शक हैं? हाँ, सबसे पहले तो मैं ये बोलूँ कि मेरा एम था मतलब इंटरनेशनल लेवल पे मेडल ले आना, तो वो मैंने 2019 में पूरा कर लिया था। और वहाँ पे जब मैं फाइनल मैच खेली नेपाल के साथ, तो जब हम फाइनल मैच जीते और जब हमारी मेडल सेरेमनी हुई, तो वो मेडल देख के मतलब बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और एक जब आप इंडिया टीम को रिप्रेज़ेंट करने जाते हो और आपके सामने फ्लैग ऊपर की तरफ जाता है ना, तो वो डेफिनिटली, अलग लेवल फीलिंग होती दैट है। मोमेंट वाज़ हाँ जी, अनएक्सपेक्टेड। जी। ओके, तो ये युवा एथलीटों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं यही बोलना चाहूँगी कि लड़कियों के लिए ख़ासकर, जैसे हमारे समाज में होता है कि लड़कियों के लिए रोक-टोक ज़्यादा रहती है, तो ऐसा ना करें। लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा खेलने के लिए मोटिवेट करें, पढ़ने के लिए मोटिवेट करें, क्योंकि आज आप देख पा रहे होंगे कि सबसे ज़्यादा रिज़ल्ट है जो लड़कियाँ दे रही है। जी, डेफ़िनेटली। तो ये तो कुछ बातें खेल से हुई। खेल से परे कुछ लक्ष्य, क्या आपकी कबड्डी के अलावा कोई आकांक्षा है? और कुछ आप उससे अगर हमारे साथ अपने विचार साझा करना चाहें तो? बाकी मतलब आकांक्षा तो हम स्पोर्ट्स पर्सन वैसे जितने भी रहते हैं वो बहुत एन्जॉय वाले ही रहते हैं, ऐसा कोई बोरिंग वाला कोई रहता नहीं है, क्योंकि जी, हम जगह-जगह जाते हैं, जी। तो हर जगह की कोई ना कोई चीज़ ऐसी होती है जो हम देखते हैं, परखते हैं चीज़ों को, बट अपना कल्चर सबसे ज़्यादा अच्छा है। मुझे अपना कल्चर बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा, अपनी संस्कृति को अपनी बढ़ाने के लिए आप सोशल मीडिया में हाँ काफ़ी जी, काम करते हैं, जी, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता सराहनीय है। है। लोगों को भी आप थैंक इसके बारे में ज़रूर कुछ बताएँ कि संस्कृति के साथ हमेशा जुड़े रहें, अपनी जड़ों के साथ जो अपना अस्तित्व है, उसके साथ आप बंधे रहें हाँ तो जी। ज़रूर अच्छा रहेगा। अच्छा, व्यक्तिगत चुनौतियाँ, क्या आपको खेलों के अलावा किसी व्यक्तिगत चुनौतियाँ, बाधाओं का सामना करना पड़ता है? कई बार आप मतलब किसी भी फ़ील्ड में हो, चाहे मैं स्पोर्ट्स की बात नहीं करूँगी, मैं मतलब कहीं भी जैसे पढ़ाई में भी हो, तो आप एक काम करते हो तो डिप्रेस फ़ील करते हो कई बार, बिल्कुल, कि आप जैसे स्पोर्ट्स पर्सन है तो वो इंजरी को फ़ेस करेगा, बिल्कुल। या फिर कहीं सिलेक्शन नहीं होगी तो वो फिर और ज़्यादा ऐसा हो जाएगा कि भई मैंने इतनी मेहनत करी थी तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो कई बार ऐसी चीज़ें आती है स्पोर्ट्स पर्सन की लाइफ़ में। कोई ऐसा इंसिडेंट आपके साथ हुआ है जिससे आप थोड़े से खफ़ा हुए हो या आपको थोड़ा दुःख हुआ हो? हाँ जी, मैं जूनियर नेशनल में मेरा फर्स्ट टाइम मतलब साई में जैसे जा रही थी मैं, तो गोल्ड मेडल आया था हमारा उस साल। तो मेरे ना उस टाइम इंजरी हो गई थी, मेरा शोल्डर में कॉलर बोन की हड्डी टूट गई थी। अच्छा, तो उस टाइम इंडिया टीम के लिए टूर जाना था, अच्छा। और मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरी परफ़ॉर्मेंस अगर मैं नेशनल में खेलती तो उस टाइम शायद बहुत अच्छी आती और मैं भी इंडिया टीम में जाती। बिल्कुल, तो वो दुःख मुझे इसलिए कि भई टूर्नामेंट से सिर्फ़ 2 दिन पहले जाना था और 2 दिन पहले ही मुझे चोट लग गई थी। बिल्कुल। तो उस चीज़ से निकलने के लिए थोड़ा टाइम लगा था मुझे। डेफ़िनेटली आप ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा चल रहा है। दर्शकों, आप से रिक्वेस्ट है कि आप इस पॉडकास्ट को जहाँ-जहाँ लोगों तक शेयर ज़रूर करें। और अगर कोई आपके कमेंट्स हो, आपके सुझाव हो, तो आप ज़रूर कमेंट के माध्यम से हम तक वो सुझाव पहुँचा सकते हैं। हम पुष्पा राणा के बहुत-बहुत आभारी हैं, जिन्होंने हमें इस काबिल समझा और यहाँ पे छोटा-सा चैनल है, शुरुआत की है। शायद इनके रहनुमाई में ये चैनल आगे ग्रो करे और इनका खुद का भी चैनल है, उसको भी आप ज़रूर प्यार दें। हमारी तो ऐसी विनती है आपसे, ऐसा रिक्वेस्ट हम आपसे करते हैं। तो आगे इस पॉडकास्ट को आगे बढ़ाते हैं। सबसे गौरवपूर्ण उपलब्धि आपने ज़िक्र भी किया था, जब पहला मेडल आया, उस वो मोमेंट आपके लिए बड़ा प्राउडफुल था। तो होता है, आप फैमिली बैकग्राउंड में थोड़ा आना चाहूँगा। फैमिली का किस तरह का सपोर्ट, आपने कहा पेरेंट्स बड़े सपोर्टिव है। फैमिली के अलावा और किस-किस का सपोर्ट रहता है गाँव में जब आप आते हैं? जब आप उस टाइम एशियन गेम्स में आपने गोल्ड मेडल लाया था, तो लोगों का, जो गिरिपार के लोग थे, किस तरह का आपको मान-सम्मान मिला? उस टाइम का माहौल बहुत ज़्यादा अच्छा था। जब मैं आई तो मेरे लिए पार्टी का अरेंज किया गया था और बहुत धूम-धाम से पार्टी दी गई थी, जिसमें बहुत सारे लोग शामिल थे और मुझे आशीर्वाद दिया सभी लोगों ने, और बहुत मतलब सम्मानित भी करा 2-3 बार। एटलीस्ट मैं जितनी बार भी घर जाती हूँ तो सारे लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं मुझे देख के, और ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। डेफ़िनेटली आपने वो टॉप मोस्ट हायरार्की अचीव की है, जिसको पाने के लिए हर एक व्यक्ति तरसता है। लेकिन एक मेरा सवाल रहेगा कि टॉप में पहुँचना जितना मुश्किल है, उस टॉप को बरकरार करना उतना ही
और ज़्यादा डिफिकल्ट है, तो उसके लिए क्या प्रयास कर रही है पुष्पा राणा? प्रैक्टिस तो सेम ही चली है, बस उस चीज पे थोड़ा सा है कि कई बार एक्स्ट्रा वर्कआउट करना पड़ता है, एक्स्ट्रा चीजें करनी पड़ती है, तो वो चीजें कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अभी तक तो फिलहाल मतलब ठीक चल रहे हैं परफॉर्मेंस में, बाकी देखो। भविष्य की क्या आकांक्षा है आपकी? व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द फ्यूचर? व्हाट यू वांट्स टू डू? मेरा जो एम था वो मेरा पूरा हो चुका है, बट मेरे कुछ टारगेट्स है वैसे मतलब रखे हुए हैं। अब पूरे होते नहीं होते वो तो जी डिपेंड मेहनत पे जी करता है। जितना ज्यादा मेहनत करूंगी तो होप है कि वो चीज पूरी होगी। मेरा जो टारगेट है वो अर्जुन अवार्ड का है, जी। और अभी जो कुछ टूर्नामेंट होने हैं जैसे वर्ल्ड कप होना, एशियन गेम है, तो वो मेरी प्रायोरिटी है अभी। एक चीज हमने एशियन गेम्स में देखी थी, बड़ा ही क्रिटिकल मैच चल रहा था चाइना के साथ शायद, तो उस समय जो रितु नेगी ने आप पे बड़ा कॉन्फिडेंस जाहिर किया था, बार बार आप ही रेट पे जा रही थी और भी खिलाड़ी थी, इसके पीछे का क्या राज है? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। जितने साथ के साथ प्लेयर गए हैं वो सारे बेस्ट थे और सबने अपना बेस्ट दिया, तभी हम जीते हैं। और कई सिचुएशन ऐसी होती है कि जो कैप्टन को होता है कि ट्रस्ट होता है इस प्लेयर पे कि क्या बोलते हैं वो पॉइंट निकालेगा, तो शायद उनको मेरे पे ज्यादा ट्रस्ट था, तो इसलिए उन्होंने decide किया कि डेफिनेटली। मैं जाऊं। तो लोकल जो अभी टूर्नामेंट हुए थे, अभी शिमला में भी टूर्नामेंट हुआ, कुल्लू में भी टूर्नामेंट हुआ, वहाँ भी आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, तो किस तरह का चुनौती मिलती है आपको जो लोकल टूर्नामेंट होते हैं, उस किस तरह का माहौल रहता है वहाँ पे? वहाँ पे भी माहौल अच्छा ही रहता है, और हम लोग जैसे साल में 1-2 टूर्नामेंट ही खेलते हैं, तो थोड़ा कई बार ऊपर नीचे चीजें चली रहती है। और बाकी ऐसा है कि जितना ज्यादा कंपटीशन हम लोग खेलते हैं उतना ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, तो वो टूर्नामेंट हमारे लिए एक्सपीरियंस के लिए काम आते हैं कि भैया हमें एक्सपीरियंस। डेफिनेटली। और कोई वाक्य अगर आप दर्शकों के साथ साझा करना चाहे, कोई खट्टी मीठी यादें जो आपको भी याद आ रही है, तो आप कर सकते हैं। कोई ऐसा वाक्य, कोई ऐसा इंसिडेंट जिससे स्ट्रगल आपने ज़रूर किया होगा, क्योंकि ये प्रसिद्धि पाना, इसके पीछे बहुत बड़ा स्ट्रगल रहता है। अब हमें तो लगता है कि आप स्टार बन गए हैं, बहुत आसान, स्टार बनना बहुत आसान बात है, लेकिन दर्शकों आसान नहीं है। जो चीज़ आसान लगती है वो आसान होती नहीं है, इसके पीछे इनकी रातों की मेहनत है, ये मैट पे पसीना बहाते हैं, ये प्रैक्टिस सेशन में जाते हैं, कंटिन्यूएशन इनके अंदर है, जज्बा, जुनून, जोश है। तो कुछ आप अगर ऐसा वाक्य साझा करना चाहे तो मोस्ट वेलकम। कुछ इतना ज्यादा खास नहीं है, मतलब जो भी है, हम जैसे कई टूर्नामेंट वगैरह में जाते हैं तो पूरा एंजॉय करते हैं, पूरी मतलब पहाड़ी कल्चर को प्रमोट करते हैं, हम डांस करते हैं, जैसे आप लोग देखते ही होंगे, कहीं भी हम डेफिनेटली। जाते हैं तो विनर जब निकलते हैं हम लोग तब हमेशा पहाड़ी डांस करते हैं। तो ऐसा है कि हम एंजॉय भी साथ साथ करते हैं और मेहनत भी पूरी करते हैं। कोई आगामी टूर्नामेंट जिस पर हमें नजर रखनी चाहिए, जिसके लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं? अभी सीनियर नेशनल होना है 1-2 मंथ के अंदर अंदर, तो अभी फिलहाल तो उसके लिए प्रिपरेशन है, ओके, तो आप देख सकते हैं। ठीक है। आप आइडल, रोल मॉडल हो पूरे गिरिपार के लिए, क्यों नहीं पूरे हिंदुस्तान के लिए, और आप जिस तरह से खेलों के क्षेत्र में आगे बढ़ रही हो, डेफिनेटली हमें भी बड़ा प्राउड फील होता है कि भाई हम बिशलाई क्षेत्र से हैं और श्री गिरिपार क्षेत्र की एक बेटी इस तरह का नाम कमा रही है, ये हमारे लिए बहुत प्रेरणादायक बात है। अंत में दर्शकों के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? मैं दर्शकों से यही बोलूंगी कि क्या बोलते हैं, आप इस चैनल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करिए और मेरे चैनल को भी सपोर्ट करिएगा, और कबड्डी को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा, और लड़कियों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करिएगा, क्योंकि लड़कियों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होती है। थैंक यू। डेफिनेटली काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, यहाँ जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। तो ये पुष्पा राणा जी थी, इनके साथ हमने बहुत वार्तालाप की और इनके जो एक्सपीरियंसेस थे, इनकी जो स्ट्रगल की कहानी थी, खट्टी मीठी यादें थी, वो हमारे साथ इन्होंने साझा की। आपका बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। आप हमारे चैनल पे आए और आपने अपना यहाँ पे अपने जो व्यूज है, अपनी जो स्ट्रगल की कहानी है हमारे साथ साझा की। थैंक यू सो मच। दर्शकों आपसे भी रिक्वेस्ट रहेगा कि आप इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें और इन्हें भी सपोर्ट करें। और इन्हें सपोर्ट करने के लिए हम तो क्या बोले, ये खुद ही सुपरस्टार है, लेकिन हमारी भी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप जरूर इनके चैनल को सपोर्ट करें। ये इनका ब्लॉगिंग का चैनल रहता है और द सिरमौरी पॉडकास्ट, सिरमौरी टॉक शो में आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः स्वागत, अभिनंदन। थैंक यू सो मच। अगले इन्फॉर्मेशन के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।